हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी अबाउट डीएनए बेसिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में बात करी थी। आज के इस वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में बात कर ली थी। फिर हमने देखा था कि यहाँ पर जो डीएनए है उसके अंदर 3 कंपोनेंट होंगे। देखिए जो न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर भी 3 कंपोनेंट होंगे और जो न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से बना है डीएनए, तो डीएनए के अंदर भी 3 ही कंपोनेंट होंगे, ठीक है। तो चाहे आप डीएनए की बात करो या न्यूक्लियोटाइड की बात करो तो हमारा सेम ही मीन आएगा, दैट इज न्यूक्लियोटाइड या फिर डीएनए ऑफ द 3 मेन कंपोनेंट। 3 मेन कंपोनेंट है, कौन कौन से वो हमें एक एक करके यहाँ पर हमें डील करना है। सबसे पहले जो हमें स्ट्रक्चर डील करनी है दैट इज द फॉस्फोरिक एसिड। जो पहला कंपोनेंट हमें जो डील करना है दैट इज phosphoric acid. First one is the phosphoric acid. देखिए जो phosphoric acid है, ठीक है, जिसको हम सिंपली PO4 नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके ऊपर कौन कौन से ग्रुप होंगे, कैसे कैसे ये बनेगा, वो चीज हमें यहाँ पर देखनी है। तो देखते हैं। हम जनरली इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, एक P फॉस्फेट हो गया, उसके ऊपर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर भी OH और एक तरफ आपका डबल बॉन्ड O आ जाता है। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन को लॉस कर दे तो ये कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाता है, P फॉस्फेट और यहाँ पर आ जाता है आपका PO नेगेटिव, PO नेगेटिव, PO नेगेटिव एंड द डबल बॉन्ड O, ऐसे दिखाई देता है। दिस वन इज द फॉस्फोरिक एसिड। और मैंने पहले भी बोला था कि जो डीएनए के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आता है वो किसकी वजह से आता है, इस फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट की वजह से आता है। तो PO4 नेगेटिव इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नेगेटिव चार्ज ऑफ डीएनए, नेगेटिव चार्ज ऑफ डीएनए, और इसके अलावा एसिडिक नेचर ऑफ डीएनए उसके लिए भी फॉस्फेटिक है रेस्पॉन्सिबल है। अगर मैं बात करूं कि जो फॉस्फेट है वो शुगर के किस कार्बन से अटैच होते हैं, तो मैं अभी लिख देता हूं, फिर तब इसका अरेंजमेंट पढ़ेंगे हम, तो वहां से ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अभी सिर्फ मैं नंबर ही लिख देता हूं। तो जो फॉस्फेट है दैट इज PO4 नेगेटिव गेट फ्यूज और अटैच्ड विद 5 प्राइम कार्बन ऑफ शुगर। देखिए शुगर के ऊपर हमने शुगर के कार्बन पे प्राइम लगाया है। प्राइम लगाने का रीजन ये कि ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सके कि हम शुगर के कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं या फिर जो नाइट्रोजनस बेस है उसके कार्बन के बारे में बात करें। तो कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऊपर क्या लगाते हैं, प्राइम लगाते हैं। तो ये एक्सेंट फॉर्मेशन भी मैं ऐड कर देता हूं। जो ये साइन है दैट इज प्राइम, प्राइम साइन इज एडेड ऑन sugar carbon to differentiate it from carbon of nitrogenous base, ठीक है भाई। हम सीधा C लिख दे, 5C लिख दूं, मैं इधर मान लो प्राइम ना लगाऊं, तो क्या आपको समझ में आएगा कि आप किसके कार्बन के बारे में बात कर रहे हो। अगर मान लो ये ना दे रखो और प्राइम लगा रखो तो आप प्राइम को देखते ही समझ जाओगे कि शुगर के कार्बन के बारे में बात होने लग रही है, ठीक है। तो ये जो प्राइम है, एक छोटा सा कोमा का साइन इसके ऊपर प्राइम, ये डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन शुगर कार्बन एंड द नाइट्रोजनस बेस कार्बन, उनके बीच में डिफरेंस बताते हैं। तो बेटा ये हो गया हमारा पहला कंपोनेंट फॉस्फेट। और जो एक फॉस्फेट है वो दो शुगर के साथ में बॉन्ड करते हैं
तो बनाएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो 1 phosphate make bond with two sugar molecule। एक फॉस्फेट दो शुगर के सामने बनाएगा एंड फॉर्म कौन सा बॉन्ड, दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी देखेंगे आगे कि अगर इस किसी डीएनए में इतने न्यूक्लियोटाइड हैं, 100 न्यूक्लियोटाइड हैं, तो उसमें फॉस्फेट के नंबर कितने होंगे, शुगर के नंबर कितने होंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे, वो चीजें हमें वहां पर कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे वो चीजें देखेंगे अभी। बेटा नेक्स्ट वन जो कंपोनेंट है दैट इज डीऑक्सीराइबोज शुगर। पहला कंपोनेंट हमारा फॉस्फेट हो चुका है। दूसरा जो कंपोनेंट हमें डील करना है दैट इज द डीऑक्सीराइबोज शुगर। हमें डीऑक्सीराइबोज शुगर के बारे में बात करनी है, लेकिन डीऑक्सीराइबोज शुगर पे आने से पहले हमें बात करनी पड़ेगी किसके बारे में, राइबोज शुगर के बारे में बात करनी होगी। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि राइबोज शुगर क्या है और डीऑक्सीराइबोज शुगर उससे कैसे बनती है, वो चीज हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए जो राइबोज शुगर है वो आपने बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो राइबोज शुगर है दैट इज द 5 कार्बन शुगर, जिसके अंदर 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, मोनोसेक्राइड शुगर का एग्जांपल था जिसमें 5 था, तो पेंटोज शुगर के अंदर ये काउंट होते हैं। तो यहां पर मैं लिख दूं राइबोज शुगर। जो राइबोज शुगर है दैट इज ऑफ द 5 कार्बन, 5 कार्बन की शुगर है। तो पेंटोज शुगर है ये। इसकी जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर वो कैसी है, एक राइबोज शुगर। अभी मैं डीऑक्सीराइबोज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी बात कर रहा हूं किसकी, राइबोज की। फिर राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में कैसे कन्वर्ट होगा वो देखते हैं। तो बेटा ये जो राइबोज शुगर है ऐसा एक ऑक्सीजन है, यहां पर हर एक बेंडिंग एक कार्बन को रिप्रेजेंट करने लग रही है। ठीक है, तो ये इसका पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। ये पांचवा कार्बन कहां पे वो भी देखते हैं। तो बेटा पहले कार्बन पे होगा OH H ग्रुप, दूसरे कार्बन पर H OH ग्रुप, तीसरे पर H OH, जो OH ग्रुप है दैट इज हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, फोर्थ कार्बन पर देखिएगा इधर आ जाएगा H। तो बेटा जो पांचवा कार्बन है वो जाएगा ऊपर दैट इज CH2OH। तो ये आ गया यहाँ पर 5th कार्बन हो गया। ठीक है, तो पांचवा कार्बन, ये 4th कार्बन, ये 3rd कार्बन, ये 2nd कार्बन और ये 1st कार्बन। ठीक है, एंड दिस वन इज द ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर हो गई है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा, पायरेनोज, फ्यूरेनोज, ये चीजें आपने पढ़ी होगी। तो वैसे ही रिंग की फॉर्मेशन कर रही है। अब यहां पर देखिएगा कि जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप और H नीचे, दूसरे पर H और OH नीचे। ठीक है, तो जो राइबोज शुगर है वो अनस्टेबल मानी जाती है क्योंकि OH ग्रुप इधर OH को क्या करती है, रिपेल करती है, स्टेरिक इंडेंस जनरेट करती है, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल हो जाता है। तो दिस वन इज द राइबोज शुगर। ये राइबोज शुगर है जो 5 कार्बन की है। अगर यहां से दूसरे कार्बन पे से, सेकंड कार्बन पे से OH के अंदर से किसका रिमूवल हो जाए, O का रिमूवल हो जाए। ठीक है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए, तो ये अभी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। वही देखो सिर्फ यहां पर चेंज आएगा, OH ग्रुप में से O निकल चुका है, बाकी की चीजें कैसे रहेगी, सेम रहेगी। तो कुछ ऐसे दिखाई देगा। पहले कार्बन पे वही OH H रहेगा, दूसरे पर H और अभी नीचे भी क्या जाएगा, H आ जाएगा, तीसरे पे सेम H
OH, चौथे पे यहाँ पर H, बेटा पांचवें के ऊपर भी सेम रहेगा, दैट इज CS2OH ही रहेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और ये पांचवा कार्बन है। तो जो ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ वो किधर से हुआ है? सेकेंड कार्बन ऑफ राइबोज शुगर से हुआ है। ठीक है, तो अभी ये बन गया दैट इज द डीऑक्सी राइबोज शुगर, दैट इज डीऑक्सी राइबोज शुगर। बेटा डी वर्ड हमेशा रिमूवल के लिए यूज होते हैं। ठीक है, आपको शायद शुगर की स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी। तो डी का मतलब होता है रिमूवल, डी मीन रिमूवल, किसी भी चीज का निकलना। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो मैं बोलूं डी कार्बोक्सिलेशन, आपने पढ़ा भी होगा, क्रेब साइकिल पढ़ी थी। क्रेब साइकिल में जो फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेप आता है उसके अंदर पांचवें और छठे स्टेप पे CO2 के एक एक मॉलिक्यूल निकलते हैं, यानी कि पांचवें और छठे पे 2 CO2 के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। ठीक है, तो वो हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरीके से मान लो मैं बोल दूं डी ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन का निकल जाना। इसी तरीके से मैं बोलूं डिहाइड्रेशन, एक जनरल टर्म है डिहाइड्रेशन। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जैसे वोमिटिंग हो गई, स्टूल्स हो गई, जो पर्सन इससे सफर करते हैं क्लोरेला वगैरह से, इनसे वोमिटिंग स्टूल से, उनके अंदर पानी की कमी हो जाती है। तो रिमूवल ऑफ वाटर इज नोन एज द डिहाइड्रेशन। तो गर्मी के टाइम के अंदर डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो देखो सभी में ये चीजें निकल रही है, तो सभी के सामने हमने जो प्रीफिक्स यूज किया दैट इज द डी। तो डी का मीन हो गया रिमूवल। तो डीऑक्सी राइबोज शुगर, तो राइबोज शुगर थी लेकिन उसमें से ऑक्सीजन निकल गई, तो ये अभी बन गया आपका डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज कन्वर्टेड टू द डीऑक्सी राइबोज बाय द डीऑक्सीजनेशन। तो रिमूवल का ऑक्सीजन हो रहा है। तो कितने कार्बन की? ये 5 कार्बन की। ठीक, उसके बाद में बेटा जो तीसरा मेन कंपोनेंट आता है, जो काफी मेन है, कंपटीशन एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो दैट इज लास्ट वन इज द नाइट्रोजनस बेस। बॉन्डिंग की भी बात करेंगे कि शुगर किस किस के साथ में बॉन्ड करते हैं, नाइट्रोजन के साथ में कौन सा कार्बन यूज होगा, फॉस्फेट के साथ में कौन सा कार्बन यूज होगा, वो हम देखेंगे अब इसके बाद में, जस्ट नाइट्रोजन बेस के बाद में देखते हैं। बेटा जो तीसरा है दैट इज नाइट्रोजनस बेस या फिर बेसिस। ठीक है, नाइट्रोजन के बने हुए कुछ बेस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन नहीं बल्कि कार्बन की भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है। ठीक है, और कैसे कैसे वो अरेंज होने लग रहे हैं वो हम देखेंगे। तो दीज आर द नाइट्रोजन एंड कार्बन रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, विच मेक नाइट्रोजनस बेस, जो नाइट्रोजन बेस की फॉर्मेशन कर रहे हैं। और जो नाइट्रोजन बेस है वो कितने टाइप के हैं? हैव द 2 टाइप्स, 2 टाइप है यहाँ पर। नाइट्रोजन बेस के अंदर 2 टाइप हैं। कौन कौन से 2 टाइप हैं? द फर्स्ट वन इज द प्यूरिन, फर्स्ट वन इज द प्यूरिन एंड द सेकेंड वन इज द बेटा पायरिमिडिन। 2 मॉलिक्यूल हो गए, 2 टाइप हो गए, पायरिन एंड पायरिमिडिन, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। ठीक है, अभी दोनों के स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंस है, कैसे कैसे दिखाई देंगे, मोलिकुलर वेट में क्या डिफरेंस है, मेंबर बेस क्या डिफरेंस है, वो सारे के सारे डिफरेंस हमें यहाँ पर एक एक करके हमें डील करते हुए जाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट द प्यूरिन। प्यूरिन के बारे में बात कर लेते हैं कि वो कैसे कैसे दिखाई देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं। सबसे पहले एडेनिन के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं।
देखिए जो प्यूरिन है, या फिर मैं इसका फीचर ही लिख देता हूं, डायग्राम पीछे देखते हैं थोड़े से खुले स्पेस में। ए और जी यहां पर दो आएंगे, ए और जी, एडेनिन एंड द ग्वानिन, ये दो आ गए आपके प्यूरिन। ठीक है, इन दोनों को हम प्यूरिन बोलते हैं। ए और जी क्या है? प्यूरिन। यहां पर टी, सी और यू, ये तीनों क्या हो गए? पायरिमिडिन हो गए। ये दो तो किस में मिलेगा? डीएनए के अंदर मिलेंगे, और ये किस में मिलेगा? आरएनए में मिलेगा। ठीक है, आरएनए के केस में जो थायमिन है दैट इज रिप्लेस बाय द यूरेसिल, जो थायमिन है वो यूरेसिल के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। आगे देखेंगे तो टी मीन दैट इज थायमिन, टी क्या हो गया? थायमिन हो गया। सी क्या हो गया बेटा? दैट इज साइटोसिन, एंड यू इज द यूरेसिल। ठीक है, इसके अलावा जो प्यूरिन है दैट इज डबल मेंबर रिंग स्ट्रक्चर, डबल रिंग स्ट्रक्चर। कितने रिंग होगी इसमें? जनरली दो रिंग होगी। दो रिंग कैसे होगी? मीन क्या हुआ डबल रिंग का वो देखते हैं। डबल रिंग का मीन बेटा ये एक रिंग हो गई जो 6 की हो गई, एक रिंग और दो रिंग। अगर बेटा मेंबर की बात करें तो मेंबर आप काउंट कर सकते हो इधर, दैट इज बात करोगे तो 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद में 7 8 और 9। तो रिंग कितनी हो गई? 2, लेकिन मेंबर कितने हो गए यहाँ पर? 9। ठीक है, तो डबल रिंग और 9 मेंबर्ड हो गई। अगर मैं यहाँ पर बात कर दूं किसकी? पायरिमिडिन की, दैट इज सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होगी। यहाँ पर एक ही रिंग दिखाई देगी, ऐसे एक रिंग होगी। ठीक है, और इस रिंग में जो हम काउंटिंग लेके चलेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे लेके चलेंगे। तो एक रिंग है, लेकिन मेंबर कितने हो गए? यहाँ पर 6 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर डबल रिंग, यहाँ पर सिंगल रिंग। यहाँ पर कितने मेंबर? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 मेंबर हो गई। और बेटा यहाँ पर कितने मेंबर हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 मेंबर हो गई। ठीक है, इसके अलावा और क्या डिफरेंस होगा प्यूरिन और पायरिमिडिन के अंदर, वो भी देख लेते एक बार। बेटा प्यूरिन के केस में देखिएगा, अगर डबल रिंग है तो इसका मोलिकुलर वेट भी क्या होगा? ज्यादा होगा, हाई मोलिकुलर वेट, इसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा। पायरिमिडिन में सिर्फ 6 ही मेंबर है और सिंगल रिंग है, तो इसका जो मोलिकुलर वेट होगा दैट इज द लो मोलिकुलर वेट, लो मोलिकुलर वेट होगा। बेटा प्यूरिन नंबर में कितने में है? 2 है, फिक्स है ना, ए और टी। और जबकि जो पायरिमिडिन है वो नंबर में कितने बेटा? 3 है। कौन कौन से हैं? टी, सी और यू। ठीक है, तो द 3 नंबर एंड द 2 नंबर। तो यहां पर जो प्यूरिन है दैट इज 2 ही नंबर, 2 ही नंबर में ए और जी। तो बेटा जो पायरिमिडिन है वो कितने नंबर में? दैट इज 3 इन नंबर, वो नंबर में 3 है। कौन कौन से थे? टी, सी एंड द यू। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गए लगभग प्यूरिन और पायरिमिडिन के अंदर के कौन कौन से डिफरेंसेस होंगे वो हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है,
अभी एक बार इनके हम केमिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि प्यूरिन कैसे दिखाई देगा, पायरिमिडिन कैसे दिखाई देगा। वैसे तो ये स्ट्रक्चर कभी एग्जाम में पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए कभी हो कहीं पे काम तो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके बनाते जाते हैं। फर्स्ट वन जो स्ट्रक्चर दैट इज ऑफ द एडेनिन या फिर एडेनाइन, ठीक है, इसकी हमें देखनी है। यहाँ पर वही डबल लिंक और 9 मेंबर्ड की फॉर्मेशन कर देंगे। तो यहाँ पर एक कार्बन, फिर उसके बाद में नाइट्रोजन, फिर यहाँ पर कार्बन, फिर यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ से कार्बन, यहाँ से कार्बन और यहाँ से नाइट्रोजन। कितने हो गए? 6 हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर नाइट्रोजन, कार्बन और यहाँ पर फिर से नाइट्रोजन, ठीक है, ऐसा डबल लिंक की फॉर्मेशन हो गई। अब इनके बॉन्डिंग देखते तो इधर बेटा डबल बॉन्ड आएगा इसके ऊपर, यहाँ पर NH2 आएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फिर से डबल बॉन्ड होगा, रेजोनेंस आने लग रही है यहाँ पर, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल ही रहेगा। ग्रुप की अगर बात करें तो यहाँ पर H हाइड्रोजन होगा, ये नाइट्रोजन है बेटा, इस वाले के ऊपर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर NH2 हमने दिखा दिया, यहाँ पर ये हो गया एडेनिन की स्ट्रक्चर के कैसे दिखाई देगा। इसी तरीके से आप दूसरी स्ट्रक्चर देख लोगे किसकी, ग्वानिन की। सेकेंड वन इज द ग्वानिन दैट इज आल्सो द 9 मेंबर्ड एंड द डबल लिंक स्ट्रक्चर। उसमें भी अरेंजमेंट कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा, सिर्फ एक जो फंक्शनल ग्रुप है वो थोड़े से क्या कर जाएंगे, वेरी कर जाएंगे। तो यहाँ पर N नाइट्रोजन, C कार्बन, यहाँ पर C N, यहाँ पर C और N, ठीक है, ऐसा वही स्ट्रक्चर है बेसिक। यहाँ पर C के ऊपर आ गया डबल बॉन्ड O, N के साथ में यहाँ पर H आ गया, कार्बन के साथ में यहाँ पर NH2 आ गया, NH2 आ गया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर फिर से वही N नाइट्रोजन, यहाँ पर C कार्बन, यहाँ पर फिर से N नाइट्रोजन और ऐसा, ठीक है। बॉन्डिंग की बात करें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, ये यहाँ पर बॉन्डिंग आ गई। कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर, डबल बॉन्ड O हो गया, H हो गया, NH2 ग्रुप हो गया। इस 9th नाइट्रोजन के साथ में यहाँ पर H हाइड्रोजन, कार्बन के साथ में यहाँ पर H, ठीक है। तो ये बन गया आपका ग्वानिन बन गया, ठीक है। तो बेटा ये हो गई है किसकी, ग्वानिन की स्ट्रक्चर यहाँ पर हो गई है, बॉन्डिंग यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जनरली पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर अच्छे से इसको याद करोगे, ठीक है। काउंटिंग आपको पता ही है कि कैसे क्या काउंट करना है, दैट इज 1 आ जाएगा। हमने काउंटिंग इसमें कहाँ पे ली थी, प्यूरिन के केस में जो काउंटिंग थी वो थी इधर से। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। इसके केस में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आप बोलोगे जी क्या काउंटिंग जरूरी है कि हम इधर से करें, तो बेटा बिल्कुल जरूरी है। अगर आप प्यूरिन की बात करोगे तो जो नाइट्रोजन है वो देखिएगा पहले पे है, तीसरे पे है, उसके बाद में 7वें पे है और 9वें पे। इधर भी देखिए पहले पे, तीसरे पे, 7वें पे और 9वें पे। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की पोजीशन फिक्स हो रही है कि दे आर प्रेजेंट ऑन द 1 3 7 एंड द 9, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा पॉइंट में लिख रहा हूं, नाइट्रोजन प्रेजेंट ऑन 1 3 7 एंड 9th पोजीशन। इन 4 पोजीशन के ऊपर वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर पूछे कि इसमें प्यूरिन में नाइट्रोजन कितना है टोटल, तो बेटा टोटल कहां से देखिएगा, एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा।
क्लियर हुआ? रिंग में तो कितने हैं? 4, 1, 3, 7 और 9 के ऊपर है 4। बट अगर पूरे में पूछे तो देखिए एक एक्स्ट्रा भी बाहर भी तो है ना, ये NH2 ग्रुप, इधर देखिए इधर भी NH2 ग्रुप है, तो टोटल नंबर कितने आ जाएंगे? 5। तो यहां से कई बार कंफ्यूज कर देते, तो मैं लिख देता हूं प्यूरिन रिंग हैव 4 नाइट्रोजन बट कंप्लीट स्ट्रक्चर हैव 5 नाइट्रोजन। टोटल कितने हो जाएंगे? 5 नाइट्रोजन इधर हो जाएंगे। इसी तरीके से हम जो और बच गए हमारे थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन, उनकी स्ट्रक्चर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सबसे पहले थाइमिन की स्ट्रक्चर यहाँ पर डील कर लेते हैं। थाइमिन में C कार्बन डबल बॉन्ड O, N नाइट्रोजन, C डबल बॉन्ड O, H यहाँ पर C, यहाँ पर डबल बॉन्ड C और यहाँ पर N नाइट्रोजन आ जाएगा। ठीक है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है? यहाँ पर H हाइड्रोजन आ जाएगा, इसी के साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ में है द CH3 ग्रुप, ऊपर डबल बॉन्ड O आ गया। डबल बॉन्डिंग हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर ही दी है, तो दिस वन इज द थाइमिन, इथाइमिन। थाइमिन की अगर नंबरिंग की बात करोगे तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो नाइट्रोजन की पोजीशन देखिए 1 पे और 3 पे। ठीक है, तो नाइट्रोजन 1 और 3 के ऊपर, दिस वन इज द थाइमिन। दूसरा है साइटोसिन। साइटोसिन के बारे में बात करते हैं। तो साइटोसिन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड O ग्रुप था, यहाँ पर आ जाएगा आपका NH2 ग्रुप आ जाएगा, डबल बॉन्ड N नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन के साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन। ठीक है, नंबरिंग वही सेम रहेगी, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये हो गया साइटोसिन। बेटा लास्ट वन यहाँ पर आ जाता है, दैट इज यूरेसिल। तो यूरेसिल का और डायग्राम बना लेते हैं। यूरेसिल RNA में होगा, ये दोनों किसमें मिलेंगे? DNA में मिलेंगे। ठीक है, इन DNA। यूरेसिल में C कार्बन, C N नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर N के साथ में एक हाइड्रोजन आ गया जो इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं। C कार्बन, C के साथ में इधर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड C, यहाँ पर N के साथ बॉन्डिंग, यहाँ पर H। ठीक है, और यहाँ पर भी H ही प्रेजेंट होगा। तो बेटा ये बन गया यूरेसिल। ठीक है, दिस वन इज द यूरेसिल। ये किस में प्रेजेंट होगा? RNA में प्रेजेंट होगा, इन RNA। यहां पर आपको नाइट्रोजन की पोजीशन शायद क्लियर होगी। तीनों एग्जांपल में आप देख सकते हो नाइट्रोजन किस किस पोजीशन पे है, पहली पे, तीसरे पे, यहाँ पर भी फर्स्ट पे एंड ऑन द थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो बेटा नाइट्रोजन कहां पर है? पहली पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन पर है। तो यहां पर कहां पर थे? 1, 3, 7 और 9, यहां पर किस पे आ गए? 1 और 3 पे। तो एक डिफरेंस ये भी कर सकते हैं, पीछे लिखा है या नहीं? पीछे नहीं लिखा है। तो नाइट्रोजन प्रेजेंट एट 1,
3, 7 एंड 9th पोजीशन। ठीक है, 4 होंगे। और जब किसमें कहां पर है नाइट्रोजन प्रेजेंट एट 2 पोजीशन, दैट इज 1 एंड 3rd पोजीशन, यहां पर ये प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो बेटा ये हो गया हमारा तीसरा कंपोनेंट दैट इज नाइट्रोजनस बेस के कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होंगे, कैसे कैसे दिखाई देंगे। आपके सामने हमने यहाँ पर देखा है कि 9 मेंबर्ड है, 2 रिंग हो गई, एक रिंग ये और दूसरी रिंग ये, यहाँ पर फर्स्ट रिंग और सेकेंड रिंग, यहाँ पर सभी में एक एक रिंग ही प्रेजेंट है। तो बेटा ये हुआ हमारा आज का काम। ठीक है, ये थी आज की वीडियो जहां पे हमने डीएनए या फिर न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट की बात करी है कि कौन कौन से कंपोनेंट होंगे। आई होप शायद आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल से देखते हैं, डीएनए की स्ट्रक्चर को देखते हैं। आई होप क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।